हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है? इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके। हाँ जी, बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर 6, दैट इज पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंडियन जुडिशरी इज नोन फॉर इट्स इंडिपेंडेंस एंड एग्जिस्टेंस पावर। कमेंट्स। जो इंडिया की जुडिशरी है, यानी कि जो लॉ का सिस्टम है, जो राजनीति है, ठीक है, या जो कोर्ट का सिस्टम है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और एक्सटेंसिव पावर है। ठीक है। तो इस पे आपको कमेंट करके बताना है कि क्या ये सही बात है या नहीं। तो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री डेमोक्रेसी। क्यों है इंडिपेंडेंट? क्योंकि कंट्री का क्या है? कंट्री हमारी डेमोक्रेसी। तो रूल ऑफ लॉ अपहेल्ड एंड द राइट ऑफ इंडिविजुअल आर प्रोटेक्टेड। जिसकी वजह से रूल जो है वो बनाए और किसके लिए जाते हैं? इंडिविजुअल के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इंडिपेंडेंट मीन्स judiciary operates separately from the executive and legislative branches of government। जुडिशरी जो है, जो कोर्ट जो है, वो अलग से काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ टाई अप नहीं है। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के प्रेशर में आके काम करते हैं, वो अपना काम जो है वो अलग से करते हैं। ठीक है। ठीक है। अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड नॉट देयर political connects, which helps prevent undue influence from the government or the political parties। ठीक है। undue influence यानी कि फोर्स करना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या गवर्नमेंट है, वो उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे अपॉइंट किए जाते हैं। देन जुडिशरी इन इंडिया हैज एक्सटेंसिव पावर। एक्सटेंसिव क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, जिनके पास मतलब ज्यादा पावर है। which includes the ability to interpret the constitution, review the law and the protect fundamental rights। ठीक है। तो ये क्या क्या कर सकते हैं? ये लॉ को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। एग्जामिन करते हैं, अगर नीड हो तो लॉ को क्या करते हैं? दोबारा से रिवाइज करते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हैं यानी कि लॉ को दोबारा रिवाइव भी कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स बनाते हैं। इफ लॉ और एक्शन इज फाउंड इन अ वायलेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेंट कर रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं? जुडिशरी हैज अथॉरिटी टू स्ट्राइक और इट डाउन। ठीक है। तो जुडिशरी के पास क्या है? अथॉरिटी है कि वो उसको स्ट्राइक कर दे, यानी कि रोक सके। जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंस और पावर दोनों है। ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट एंड लीगल सिस्टम। when people believe that the court are fair and impartial, they are more likely to respect and abide by the law। The trust is fundamental for the maintenance social order and justice in society। ठीक है। जो जुडिशरी है, जो ये कमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है और एक्सट्रीम पावर है। इसी के कारण जो हमारे पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको इस पे ट्रस्ट रहता है कि ये जो है वो अनपार्शियल होके, इम्पार्शियल होके डिसीजन लेंगे, किसी के हक में डिसीजन नहीं लेंगे।
ठीक है, तो फिर वो वही काम कर। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो MRTP एक्ट, वुड इट अफेक्ट अवर यू एज अ कंज्यूमर? हाँ जी, ये कौन सा एक्ट है? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ठीक है, अगर ये एक्ट ना हो तो कंज्यूमर पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये बताना है। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग ये डिजाइन किया गया था। ठीक है, किसके लिए डिजाइन किया था? फेयर कंपटीशन के लिए इन द मार्केट। ठीक है, कि किसी एक के हाथ में सारी सत्ता ना चली जाए, फेयर कंपटीशन रहे मार्केट में, इसलिए ये एक्ट रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये एक्ट हटा दिया जाए, यानी कि अगर ये एक्ट ना रहे, तो विदाउट द MRTP लार्ज कंपनी वुड हैव डोमिनेट द मार्केट विदाउट कंपटीशन। ठीक है, तो अगर ये एक्ट हटा देंगे तो जो लार्ज कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या करेंगे? डोमिनेट कर लेंगी मार्केट को, यानी कि सारे मार्केट को वो कैप्चर कर लेंगी। तो जो बिग फर्म्स है वो उनका सारा कंट्रोल हो जाएगा, सारी सप्लाई भी वही करेंगे। तो जो कंज्यूमर है उसके पास जो है लिमिटेड चॉइस रह जाएगी, क्योंकि जो बड़े मार्केट बेच रही है वो सिर्फ वही खरीदेंगे। उनके पास चॉइस क्या है? लिमिटेड रह जाएगी। जो बड़ी मार्केट बेच रही है उनको वही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारी मार्केट कैप्चर कर ली है। ठीक है, नो कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव हो जाएंगे, एवरेज कंज्यूमर के लिए खरीद नहीं पाएगा वो। ठीक है, क्योंकि बड़ी कंपनीज है वो अपने हिसाब से प्राइस रख पाएंगे। तो जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा? अनफेयर हो जाएगा। तो TRP एक्ट असेंशियल टू इंश्योर द फेयर कंपटीशन। ठीक है, क्यों जरूरी है? फेयर कंपटीशन के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, चॉइस क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी, बिजनेस अनफेयर तरीके से चलाया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, फेयरली काम करने के लिए, कंज्यूमर के बेनिफिट्स को बचा के रखने के लिए, और प्राइस को रीजनेबल रखने के लिए हमें ये एक्ट बहुत जरूरी है, ये एक्ट नहीं हटाना चाहिए। देन गवर्नमेंट प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर MRTP एक्ट, इस एक्ट के लिए गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड कमीशन, उन्होंने एक कमीशन बना दी। ठीक है, एक फीचर, एक कमीशन बना दी जो सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सारी इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट्स लेगी, किसकी? कंज्यूमर्स की। ध्यान रखेगी कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रहा। एक पर्टिकुलर कमीशन है, वही कमीशन इसका पूरा रेगुलेट करेगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंक्वायरी करेगी, अगर कुछ गलत हो जाता है तो इंक्वायरी करेगी कि ये गलत क्यों हुआ है। ठीक है, केस एंड डेजर्ट ऑर्डर, डिसिस्ट ऑर्डर। ठीक है, अगर कोई वायलेंस का प्रैक्टिस हो जाती है, अगर कोई और आ जाता है, कोई गलत ऑर्डर पास हो जाता है, इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, तो क्या होगा? ये एक्ट जो है उसको इमीडिएट स्टॉप करेगा। देन पेनल्टी एंड फाइन्स, जो ज्यादा ऐसे एक्ट करेंगे, ठीक है, जो ज्यादा वायलेंस कर रहा है उसके लिए पेनल्टी लगाई जाएगी, फाइन्स लगाए जाएंगे। मार्जिन एंड एक्विजिशन कंट्रोल। ठीक है, मार्ज मर्जर, यानी कि दो कंपनी जब आपस में इकट्ठी हो जाती है, एक कंपनी बन जाती है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू रिव्यू करना, जो भी एक्ट इन्होंने लगाया है या जो भी रूल अगर ये बनाते हैं कोई कमीशन, तो उस रूल को रिव्यू करते रहते हैं कि वो कंपनी, वो कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नाउ क्रिटिसाइज एनालिसिस द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आ गया, ये कब आया था? 1973 में आया था। एम क्या था इसका? फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, उसकी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करना, प्रमोट करना कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हो। ठीक है,
तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? जो भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, स्मगलिंग। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो पैसा है, बाहर का पैसा, उसको कम में इंडिया में दिया जा रहा है, वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो स्मगलिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इन सारी एक्टिविटीज को रोकना, रेगुलेट करना, ऐसी एक्टिविटी को, जो भी फॉरेन एक्सचेंज को मिसयूज कर रहे हैं उनको रोकना। देन रेगुलेटरी पावर। आरबीआई ने जो रेगुलेशंस लगाई हैं, जो रेगुलेट अथॉरिटीज हैं ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, तो वो रेगुलेटरी पावर जो है उसको मेंटेन करके रखना, उसको मॉनिटर करते रहना। देन रिस्ट्रिक्शन एंड पेनल्टीज। जो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, जो स्मगलिंग कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, उनको क्या करना? पेनल्टीज लगाना और उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। देन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो है उससे जो बिजनेसेस हैं उसको उसको इंगेज करना, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को इंगेज करना, ताकि बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं उसको मीटअप किया जा सके, ठीक है, बिजनेस को ग्लोबली लेके जाना। व्हाट डू यू थिंक विच वन होल्ड गुड इन इंडियन इन्वायरमेंट? फेरा या फेमा? फेरा मतलब, फेरा क्या था? रेगुलेशन एक्ट था। और फेमा क्या था? मैनेजमेंट एक्ट था। फेरा को ही बदल कर क्या लाया गया था? फेमा लाया गया था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम फेरा को बदल के फेमा लाया गया था। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसमें रेगुलेट कर रहे थे, इसमें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फेरा में क्या है? रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, ठीक है, लिमिटेड था सब कुछ। लेकिन फेमा में जो 1999 में आया था, ठीक है, उसमें क्या कर दिया? लिबरलाइजेशन कर दिया, ठीक है, यानी कि लाइसेंस फ्री कर दिया, सब लोगों को फॉरेन एक्सचेंज के लिए प्रमोट किया। एज टू डूइंग बिजनेस। जो फेमा है उसमें इजी कर दिया बिजनेस ऑपरेट करना, ठीक है, सबको एंट्री एग्जिट इजीली दे दिया। जबकि फेरा में ऐसा नहीं था। फेरा में बहुत सारी रूल रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती थी। प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये एफडीआई, ठीक है, इनके लिए एक अलग से फ्रेमवर्क बना दिया। किसी को भी अगर एफडीआई में वर्क करना है तो उनके लिए एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बना दिया मैनेज करने के लिए, ठीक है, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गया। जबकि फेरा में ऐसा नहीं था। देन फोकस ऑन रेगुलेशन एंड कंप्लेनिंग, ठीक है, जो भी रेगुलेट और कंट्रोल है फेरा में ज्यादा था। फेरा में सबसे रेगुलेट किया जा रहा था, सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा था, सब कुछ रोका जा रहा था। जबकि फेमा में क्या है? सब कुछ मैनेज किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको फटाफट मॉनिटर करके सही किया जा रहा है। देन कंट्रास्ट बिटवीन द ट्रांजेक्शन इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन क्या इन्वॉल्व होता है कॉमन मैन के लिए? तो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है? परचेज और सेल्स एसेट इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, कैपिटल अकाउंट है वो, ठीक है। रियल स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन की टाइप क्या होगी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन हो गया, ठीक है, कंपनी अगर कुछ बाय कर रही है, कुछ शेयर बाय कर रही है, वो सब। पर्पस क्या होता है इसका? इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है, ठीक है। देन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है? जो गुड्स और सर्विसेज जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही है वो सब, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन में कैसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं? अर्निंग कर लिया कुछ हम, गुड्स और सर्विसेज पे कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, कुछ टूरिज्म कर रहे हैं, वो सब। और इसका पर्पस क्या है? ये शॉर्ट टर्म है, रीअकरिंग है, यानी कि बार बार होने वाली चीजें, डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। तो कॉमन मैन के लिए एवरीडे परचेज, ठीक है, करंट अकाउंट ज्यादा रिलेटेड करता है कॉमन मैन के लिए, क्योंकि उसको डेली की डेली एक्टिविटी लिखनी होती है, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंस डालने होते हैं, ये भी डेली के डेली एक्सपेंस में आता है। इनकम फ्रॉम अब्रोड।
नाउ एनालाइज द रोल ऑफ आरटीआई एक्ट. हाउ कैन अ गुड सिटीजन बी एम्बेसडर ऑफ आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है, मतलब कि उनके पास राइट है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. अब हम गूगल पे जाके कुछ भी टाइप करें तो गूगल हमें मना तो नहीं करता इंफॉर्मेशन देने से, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है ना. तो ये क्या है? ये हमारा राइट है. आरटीआई एक्ट है ये, कि राइट टू इंफॉर्मेशन. हमारे पास राइट है कि हम हर तरह की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी की जानकारी हम निकाल सकते हैं. ठीक है. तो रूल क्या है, रोल क्या है गवर्नमेंट का आरटीआई एक्ट में? इम्प्लीमेंट एंड कंप्लायंस. आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उसको कंप्लायंस करना, सेटल करना उसके लिए कमीशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबको इम्प्लीमेंट करना. अवेयरनेस क्रिएट करना, पीपल, लोगों को पता होना चाहिए, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. लाइक प्राइवेट तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों को, लेकिन पब्लिक सेक्टर की इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है. तो पब्लिक सेक्टर की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, प्रोवाइड करना. फैसिलिटेट असेस, उनको असेस देना कि वो असेस कर सकते हैं आरटीआई को. ठीक है, उनके पास राइट है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. यूजर फ्रेंडली डेस्कटॉप क्रिएट करने. पेनल्टीज एंड इन्फोर्समेंट. ठीक है, और जो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, या कुछ गलत कर रहे हैं, उनको पेनल्टीज लगाना. नाउ चैप्टर 7, दैट इज इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इज मोर इम्पोर्टेंट इन अ प्लान्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया. ठीक है, यानी कि हमारी इकोनॉमी क्या है? प्लान, यानी कि प्लान करके चलती है. आपको पता है हर साल बजट बनाया जाता है और उस बजट के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं. इट मीन्स हमारी इकोनॉमी क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी है. तो प्लान इकोनॉमी में इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो मोर इम्पोर्टेंट हो जाती है. क्यों? क्या रोल है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? ठीक है. इन अ प्लान इकोनॉमी, इंडस्ट्री हैज अ बिग से इज हाउ द इकोनॉमी रन्स. This is a different from the market economy where business and consumer are most of the decision. India for a long time has a planned economy, especially after a gaining India independence 1947. The government play a big role in setting economy policy and deciding what industry should do. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंट जो हमारी इकोनॉमी है वो मोस्टली प्लान्ड हो गई है. पहले भी थी लेकिन आफ्टर दैट बहुत ज्यादा प्लान्ड हो गई है. हर साल एक बजट पास किया जाता है और फिर उस बजट के अकॉर्डिंग पूरे साल वर्क किया जाता है. ठीक है. इन अ प्लान्ड इकोनॉमी, बिकम हैज अ सेंट्रल अथॉरिटी टेकिंग डिसीजन, इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्टिवली इन द इंडस्ट्री. ठीक है. जब भी प्लान किया जाता है तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे इंडस्ट्री में क्या हो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. ठीक है. काइंड ऑफ प्लानिंग कैन हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब. इस तरह की प्लानिंग से क्या क्रिएट होता है? जॉब क्रिएट होती है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनता है, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है. ठीक है. हैवी इंडस्ट्री जो स्टील और मशीन की है, ठीक है, उनको क्या है? सेल्फ रिटेन, इंडिपेंडेंसी रिड्यूस होती है उनपे, कि फॉरेन गुड आएंगे तभी हम काम करेंगे. ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाते हैं. देन इंडियन पॉलिसी ऑफ 1948. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट डिड अ गुड जॉब बाय फ्रेमिंग एन इंडस्ट्री पॉलिसी लाइक दैट. ठीक है, बिल्कुल आफ्टर इंडिपेंडेंट एक साल बाद सीधा 1948 में कैसी इंडस्ट्री पॉलिसी डिजाइन की गई थी, ठीक है, कैसे सोचा गया था और कैसा उसने गुड रिएक्ट किया या नहीं. तो कह रहे हैं श्योर लेट डिस्कस द इंडस्ट्री पॉलिसी 1948. आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, इंडिया फेस चैलेंजेस. इंडिया को बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े. ठीक है, बहुत सारे क्राइसिस थे. तो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कंट्री को बूस्ट करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो उस फ्रेमवर्क का एम, फ्रेमवर्क बनाया गया, ठीक है, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम, जिसका फोकस किस पे था? सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, कि इंडस्ट्री को सेटअप करने, नई नई इंडस्ट्री सेटअप की जानी चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप की जानी चाहिए.
ठीक है, स्टील मशीनरी मैन्युफैक्चर की जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कोल को भी प्रमोट किया, कोल माइनिंग, हाई इंजीनियरिंग, इन सब सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई। ठीक है, लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गया कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर वर्क करेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री पॉलिसी जो था क्रूशियल स्टेप था, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट का पहला स्टेप था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से, फ्रेमवर्क की हेल्प से जो है ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क हुआ, बहुत ही इफेक्टिवली इसने रोल प्ले किया। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 56 एंड एक्सटेंशन पॉलिसी ऑफ 47 कंप्लीटली डिफरेंट। मेन पॉइंट रिगार्ड द डिफरेंशियल। ठीक है, 56 की पॉलिसी और 48 की पॉलिसी दोनों बहुत डिफरेंट थी। तो दोनों के ऊपर आप बताओ कि डिफरेंट क्यों था। तो जो 48 की पॉलिसी था उसका की फैक्टर और की डिफरेंस क्या था? पब्लिक सेक्टर पे फोकस था, क्योंकि सारा आफ्टर इंडिपेंडेंट जो मेन काम था वो कौन कर रही थी? वो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा था। ठीक है, लेकिन 56 में क्या था? क्लासिफाई कर दिया गया इंडस्ट्री को, तीन सेक्टर में बांट दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगी, पब्लिक सेक्टर वर्क करेगी और जॉइंट सेक्टर, यानी कि तीनों मिलके भी काम करेंगी। पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कम होता गया थोड़ा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता गया। ठीक है, मोर कंट्रोल जो है वो अवॉइड हो गया पब्लिक सेक्टर का। प्लानिंग और डेवलपमेंट पे फोकस था। द पॉलिसी ऑफ जनता गवर्नमेंट was the anything which could be produced in small scale industry would be produced by them alone. Why did they adopt such a policy? तो जो जनता गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो हमने ये पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की? ठीक है, ये सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए था और किसी के लिए काम नहीं करती थी। ठीक है, तो हमने ये पॉलिसी क्यों बनाई? प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होंगी, जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्क करेंगी, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। एंटरप्राइज को एनकरेज करने के लिए। ठीक है, स्मॉल स्केल के पास क्या है? कैपिटल भी लेस होता है। ठीक है, उनको काम करने वाले बंदे भी लेस होते हैं उनके पास। ठीक है, बट उनको प्रमोट करना होता है, उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके, वो अपना बिजनेस लार्ज स्केल पर लेके जा सके, इसलिए हमने इनको प्रमोट किया। देन डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिसेंटर करने के लिए सारी पावर लार्ज स्केल के पास चली गई थी। तो लार्ज स्केल के पास सारी पावर ना जाए, स्मॉल स्केल के पास भी पावर आए, डिसेंट्रलाइज हो जाए पावर। ठीक है, यानी कि एक जगह पे पावर ना रहे, सबको मिले पावर, इसलिए क्या हुआ? ये पॉलिसीज बनाई गई। मोनोपोली को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, किसी एक के हाथ में सारी प्रोडक्ट ना हो, इसको रिड्यूस करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाई गई। रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए, रूरल में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्क कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि वहां की डेवलपमेंट इतनी नहीं थी, वहां पे लेबर क्लास ज्यादा थी, तो वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाई गई। Then industrial license is a very effective tool used by the government to regulate the private sector. ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए क्या था? लाइसेंस सिस्टम था। इंडस्ट्री को क्या था? पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता था, उसको सब बताना पड़ता था कि उसकी इंडस्ट्री जो है वो ना तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगी, ना सोशली कोई हानि पहुंचाएगी। ठीक है, तभी उसकी इंडस्ट्री को क्या मिलता था? लाइसेंस मिलता था कि यस आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल रहता था इंडस्ट्री की ग्रोथ पे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं उठा सकता था। नेशनल ग्रोथ में, नेशनल गोल में प्रमोशन होता था। क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वही कह रही हूँ मैं कि कोई भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जो लाइसेंस दिए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब चेक करके दिए जाते थे कि जो ये प्रोडक्ट दे रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं, इनके प्रोडक्ट से किसी को नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, ये सब चेक करके दिया जाता था। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन क्या थी? ये डिले हो जाता था। इतना लंबा प्रोसेस था कि ये डिले हो जाता था।
काम जो था लेंथी चलता रहता था, कितने कितनी देर तक इंडस्ट्री को लाइसेंस ही नहीं मिलता था काम करने के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती थी। मान लो कोई चीज गवर्नमेंट को नहीं पसंद आई, तो वो गवर्नमेंट ने क्या करना है, उस चीज पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है। इन सुफिशियंसी एंड करप्शन, करप्शन थी। ठीक है, कभी कभी लाइसेंस लेने के लिए गलत रास्ता भी अपनाना पड़ता था। ठीक है, ब्रेवरी देनी पड़ती थी। ठीक है, यानी कि कुछ पैसे देने पड़ते थे। देन लिमिटेड कंपटीशन, कंपटीशन लिमिट था। देन लिबरलाइजेशन एंड प्रोवाइड टू अ बिग बूम फॉर द सर्विस सेक्टर डिस्कस। हाँ जी, लिबरलाइजेशन आपको पता है कि लाइसेंस फ्री सिस्टम। तो वो उसने एक बूम कैसे दिया, यानी कि एक बून कैसे दिया, और फटाफट हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से सभी कंपनी ग्रोथ करने लगी। ऐसे ग्रोथ कैसे दिया उसने सर्विस सेक्टर को, डिस्कस करो। हाँ जी, रीड करो फटाफट। हाँ जी, लिबरलाइजेशन यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्री बिजनेस। बिजनेस जो था वो रिस्ट्रिक्शन फ्री था। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ ऑफ आईटी। इससे क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हट गई। तो सबका इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सबका सेक्टर का जो था, पब्लिक ने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया इन पे। ठीक है, लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, तो सब लोग वर्क अपने आप जल्दी से शुरू कर सकते थे, कोई डिले नहीं आ रहा था। जो प्राइवेट सेक्टर थे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते थे अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की। ठीक है, देन आईटी सेक्टर आ गया। आईटी सेक्टर ने बहुत ग्रोथ की। ठीक है, कंप्यूटर्स आ गए, तो वर्क जो था वो इजीली और फास्ट होने लगा। क्वालिटी इंप्रूव हो गई, इनोवेशन हो गई। ग्लोबल इंटीग्रेशन, ग्लोबल ने भी फुली सपोर्ट किया। ठीक है, बाहर के लोगों, बाहर के क्लाइंट्स ने भी आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, लोगों को काम मिलने लग गया। न्यू सेक्टर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, रिटेल सेक्टर, ये सब भी क्या आ गए, सर्विस सेक्टर में इंक्लूड हो गए। नाउ चैप्टर 8, दैट इज टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कैसा है। हाउ डज द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिफर फ्रॉम बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमने कल भी पढ़ा था कि स्टेट और सेंटर का बजट जो है वो डिफरेंट क्यों है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो स्टेट है उसको सिर्फ स्टेट तक काम करना है, लेकिन जो सेंट्रल है उसको क्या है, पूरे नेशन का काम करना है। इसलिए जो सेंट्रल का बजट है वो हाई होगा, और जो स्टेट है उसका बजट कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ स्टेट वाइज वर्क करना है, उसको सिर्फ स्टेट के लोगों का ध्यान रखना है, लेकिन सेंटर को पूरी स्टेट, पूरे नेशन का ध्यान रखना है। देन टैक्स आर कंसिडर्ड इफेक्टिव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन इज व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज and purchasing power of money falls. It is a problem because can take every time item are more expensive and adore saving. Government use different tool to control inflation and taxes are one of them. ठीक है, टैक्सेस को क्यों कंसिडर किया जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि टैक्सेस क्या है, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है जो जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, देखो किसी पर्सन की इनकम है, उस पर उसको टैक्स लग गया। पर्सन की इनकम है 5,000, एग्जाम्पल ले रहे हैं। पर्सन की इनकम है 5,000, उसको 2,000 उस पर टैक्स लग गया। टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अब उसके पास पेंडिंग के लिए कितने अमाउंट है, सिर्फ 3,000। वही अगर टैक्स ना हो तो उसके पास पेंडिंग के लिए कितनी अमाउंट है, 5,000, 5,000। जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, 5,000 खर्चे का तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी।
अब 3,000 खर्चेगा तो इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी 5,000 पे बढ़नी थी, है ना। इसलिए टैक्स को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक टूल है। ठीक है। कैसे कंट्रोल करते हैं, जब इन्फ्लेशन आ जाती है तो जिस सेक्टर में या जिस फील्ड में इन्फ्लेशन आई है, टैक्स सिस्टम उसके अकॉर्डिंग राइज कर दिया जाता है, उस पर 10%, 15% टैक्स लगा दिया जाता है। ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। गिव एग्जाम्पल टू सपोज आंसर। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, डायरेक्टली पेड किया जा रहा है उसी पर्सन के द्वारा जिसपे वो लगाया गया, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। मान लो डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पे लगाया गया वही पे करेगा, तो दैट इज डायरेक्ट। जैसे कि उसकी इनकम का टैक्स, जिस पर्सन की इनकम है उस पर्सन को ही टैक्स पे करना है अपनी इनकम पे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, या जिसके नाम प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी का टैक्स पे करेगा, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स भी क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स हुआ। अब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो कस्टमर पे तो कर रहा है, जो पर्सन पे तो कर रहा है लेकिन वो उस पे लगाया नहीं गया, पर उसको पता नहीं है कि वो टैक्स पे कर रहा है। लाइक हम गुड खरीद के आते हैं, हम सामान खरीदते हैं, हम ये चावल आटा दाल खरीदते हैं, इस पे भी टैक्स लगा होता है। ठीक है। सेल्स टैक्स लगा होता है, इस पे एक्साइज टैक्स लगा होता है, सब टैक्स लगे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एमआरपी पे खरीद लेते हैं। खरीद लेते हैं ना, हमें एमआरपी पे सेल हो जाता है, हम एमआरपी पे खरीदते हैं। एमआरपी पे के अंदर ही सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि हमसे इनडायरेक्टली टैक्स लिया जा रहा है। हाँ जी, विच इज द मेन मोर पेनफुल, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, एंड एडवांटेजेस भी बतानी है बोथ की। आपको क्या लगता है कौन सा टैक्स जो है वो मोर पेनफुल है। हाँ जी, एनीवन, कौन सा टैक्स मोर पेनफुल है। ज्यादा पेनफुल टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम पे लग रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पेनफुल कौन सा होगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो हमें पता चल गया कि हमने इतने पैसे कमाए इसलिए हमें टैक्स लगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमें पता ही नहीं है कि हम पे कितना लग रहा है, हम कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। एडवांटेजेस क्या है इसके, फेयरनेस। ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस है कि फेयर रहता है। ठीक है, जितनी उसकी इनकम है उसको उतना पे करना पड़ता है, और कैलकुलेट करना भी आसान है क्योंकि इनकम के ऊपर ही कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, पेनफुल है, सभी के लिए पेनफुल है। ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ता, हर पर्सन पे रियलाइज होता ही। ठीक है, ये ऐसा नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको कम अमाउंट पे गुड दे दिए जाएंगे, नहीं। तुम्हारे पास चाहे 10 रुपए ही है, तुम चाहे गरीब हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तुम पे भी लगेगा क्योंकि तुम गुड खरीदोगे, और वो इनडायरेक्ट टैक्स गुड पे ही है, गुड्स पे ही है। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को करेज करता है, लोगों को कम कमान सामान कम कंज्यूम करने के लिए कहता है। ठीक है। देन व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि व्हाट इज जीएसटी। हाँ जी, मीटिंग हमारी खत्म होने वाली है 2 मिनट में, मैं दोबारा लिंक भेजूंगी, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1 जुलाई को 2017 को, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया, इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे हमें बिना बताए। ठीक है। उन सारे टैक्स को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि अब हमारे ऊपर सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स ये सब नहीं लगता है, अब सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी।
ठीक है। तो जीएसटी की इसमें क्या है, सब इंक्लूड हो जाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स, सारे टैक्सेस में इंक्लूड हैं। कुछ एक्स्ट्रा से टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पे ये कैसे काम करता है? एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के स्टेज में मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट टू रिटेलर, ठीक है। तो वो किस पे, उस पे भी जीएसटी लगाई जाती है परचेज करने पे, रिटेलर पे, ठीक है। देन रिटेलर आगे सेल करता है उसकी, तो उस पे जीएसटी लगाई जाती है, यानी कि जो रिटेलर ने परचेज किया वो रिटेलर पे लगेगी, और जो लोगों ने परचेज किया वो लोगों पे लगेगी। ठीक है, रिटेलर का पैसा हम नहीं देंगे, रिटेलर का रिटेलर देगा। रॉ मटेरियल है अगर कुछ, ठीक है, इनपुट है अगर कुछ, तो उस पे भी टैक्स जो है पे किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। जीएसटी के टाइप कितने हैं? 3 तरह की जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या है कि कौन इसका अमाउंट, जीएसटी का कुछ अमाउंट सीजीएसटी में जाता है और कुछ अमाउंट एसजीएसटी में जाता है, ठीक है। कुछ अमाउंट स्टेट को दिया जाता है, कुछ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। स्टेट का अमाउंट तो सिर्फ